कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग प्रमेह व्याधि पढ़ेंगे। प्रमेह व्याधि में अगर अगर हम लोग देखते हैं कि प्रमेह व्याधि आजकल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हेतु सेवन ऐसा किया जा रहा है, आज से सुखम स्वप्न सुखम, यह जो बताया है कि सेंडेटरी लाइफस्टाइल हो रहा है। और मतलब दूध का सेवन करना, दूध के पदार्थों का सेवन करना, दही का सेवन ज़्यादा करना, खासकर दही का इन्होंने वर्णन किया है आचार्यों ने, तो इसका महत्व है कि दही का निषेध किया गया है कि 12 महीने और हर समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर हम लोग प्रमेह व्याधि देखते हैं, तो प्रमेह का क्या मतलब कैसे हम लोग इसको प्रत्यात्म लक्षण क्या रहता है, टिपिकल सिम्टम क्या रहता है, तो प्रभुता अविलमूत्रता। प्रभुता मतलब बहुत ज्यादा, और बारंबार मूत्र प्रवृत्ति होती है, यूरिनेशन बार बार होता है, पॉलीयूरिया जो हम लोग बोलते हैं वह होता है, और आविल मूत्रता। ये आविल शब्द जो है इसका महत्व है। आविल मूत्र मतलब जो नॉर्मल से गंदा, मतलब जिस तरह से कीचड़ का पानी होता है, कीचड़ का पानी में जिस तरह से ऐसा लगता है जैसे मिट्टी घुला हुआ है, तो यहाँ पर भी जो शरीर के जो भाव पदार्थ है वह विकृत स्वरूप में मूत्र में निकल रहे होते हैं। इसका मतलब अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ पैथोलॉजी है, कुछ ऐसी दोष दोष संरचनाओं के संप्राप्ति है जो किडनी में से वहां से निकल रहा है, और मूत्र जो है वो साफ नहीं आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि है। आविल मूत्रता, ये अगर कंडीशन रहता है तो कफज प्रमेय में 10 टाइप बताया है, पित्तज में 6 टाइप बताया है, और वातज में 4 टाइप बताया है। तो हम इसी को देखेंगे। और मैं आज आज के सेशन में जो हमारा प्रमेय पार्ट 2 है, इसमें मैं आप लोगों को संप्राप्ति बताऊंगा कि यह प्रमेय की संप्राप्ति कैसे होती है, और एक एक चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रमेय की संप्राप्ति होती है। बाद में हम चिकित्सा वगैरह तो देखेंगे, लेकिन संप्राप्ति को ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें जिस व्याधि में अधिक मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है और बार बार मूत्र प्रवृत्ति होती है, मतलब एक बार जाके फिर उसके बाद पेशेंट को तुरंत लगेगा कि अर्जेंसी एंड हरीनेस, अर्जेंसी है कि तुरंत जाना है, और हरीनेस भी है कि तुरंत फिर से मतलब हरीनेस है, बहुत ज्यादा हरी, पेशेंट को तुरंत जाना होता है, और बार बार मूत्र प्रवृत्ति हो रही होती है। आप लोग को पता होगा कि ना ऐसे पेशेंट आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कि वो पानी कम पीते हैं लेकिन उनको बार बार जाना पड़ रहा है। अभी अगर हम लोग डायबिटीज के पेशेंट देखेंगे, तो डायबिटीज भी कैसे बताया है कि जुवेनाइल डायबिटीज जो जन्मजात होता है वो टाइप 1 डायबिटीज होता है। एक होता है टाइप 2 डायबिटीज जो इसमें स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेस इंड्यूस्ड आफ्टर 35 ईयर्स के बाद होता है। उसमें इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो इम्पेयर हो जाता है, और उसकी वजह से शुगर जो है वह ब्लड में आने लगता है, मतलब शुगर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है मसल्स से। ठीक है। और तीसरा जो होता है डायबिटीज इंसिपिडस, वह उसमें क्या रहता है कि जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके उधर ना एक वेसोप्रेसिन नाम का हार्मोन होता है, वह उसका सिक्रीशन इम्पेयर्ड होता है, उसका मतलब सिक्रीशन खराब हो जाता है, तो उसके वजह से बार बार यूरिनेशन होता है। तो एलोपैथी में उसको डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। आयुर्वेद में इस सारी व्याधियों को प्रमेय बोलते हैं, इंसिपिडस। फिर और इसमें जो शनेर में ही शनै शनै में हती, मतलब रुक रुक के बार बार पेशाब हो रहा है, यूरिन होता है, तो वह शनेर में ही बोला है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें बारंबार मूत्र प्रवृत्ति हो रही है। और मेन क्या है कि कॉमन व्याधियों में आविल मूत्रता, मूत्र का रंग जो रहता है वह बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, और गंदा आता है, बहुत ज्यादा गंदा आता है। जैसे कि माड़ का पानी आ रहा है, जैसे चावल बनाते हैं तो हम ऊपर का जो पानी रहता है उसको माड़ बोलते हैं, तो उस तरह का पानी आ रहा है जिसको हम गंजी भी बोलते हैं, उस तरह का पानी आता है। और यह कैसे होता है इसकी संप्राप्ति समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि ग्रंथों में ऐसे बताया कि कफह कफह सपित्ता पवनश्च दोषाः, मतलब इसमें कफ सबसे मेन है, कफ व्याधि, और जितना भी कफ का आहार विहार का सेवन किया जा रहा है उसकी वजह से होता है। फिर कफह सपित्तः, पित्त के साथ में पवनश्च दोषाः, पवन मतलब आयु, वायु, वायु भी दोष दूषित होता है। ये तीनों दोषों का है, इसमें खासकर कफ दोष का ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। और फिर बोल रहे हैं कि कफ का शुरू में ही उल्लेख कर दिया है, और बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष, ऐसा बोला है, बहुद्रव श्लेष्मा, बहुत ज्यादा द्रव, बहुत ज्यादा क्लेद, जिस तरह से मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जिस तरह से बाढ़ आ जाती है, अभी बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा तो आप लोग देखिएगा कि, और गौतम बुद्ध जी ने भी कहा था कि बिहार जो है, जब वो गौतम बुद्ध जी थे तो उस सदी में उन्होंने कहा था कि बिहार राज्य जो है यह सबसे संपन्न राज्य है, उस जमाने में सबसे संपन्न राज्य बिहार था। लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह राज्य जो है यह हमेशा 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 ही बाढ़ग्रस्त रहेगा। और एक डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी थे, साइंटिस्ट थे,
मतलब तो वो ना बहुत इंटेलिजेंट थे, और वो कर्नाटक के बहुत अच्छे जाने माने इंजीनियर थे। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कहा था कि मतलब नेहरू सरकार को कहा था, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था, मतलब अपना एक प्रपोजल दिया था उन्होंने, कि अगर हमें इंडिया में बाढ़ और सूखा, क्योंकि आप लोग देखेंगे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का एरिया है, वहाँ पे सूखा पड़ता है बहुत ज़्यादा, तेलंगाना और बहुत ज़्यादा ये जो आंध्र प्रदेश का एक बेल्ट है ना, वो पूरा एरिया में सूखा पड़ता है, और वहाँ बिहार में बाढ़ आता है, आसाम में बाढ़ आता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे टीवी में कि ब्रह्मपुत्रा नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रहा है, चाइना ने पानी छोड़ दिया है और बहुत ज़्यादा पूरा सब डूब जाता है वहाँ पे, अर्थव्यवस्था कितना प्रभावित होता है। तो उन्होंने विश्वेश्वरैया जी ने कहा था कि इन्होंने कहा था कि आप ना सारे नदी जोड़ दीजिए, नदी जोड़ देंगे ना तो कहीं सूखा ही नहीं पड़ेगा, कहीं बाढ़ ही नहीं आएगा, क्योंकि नदी जोड़, तो मोदी जी ने तो ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, लेकिन मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया, साबरमती नदी और नर्मदा नदी, इसको ना इन्होंने जोड़ दिया। तो गुजरात में जो राजकोट कच्छ का एरिया है जहाँ सूखा पड़ता था, उससे मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। अभी उनका प्लान है कि वो सारी नदियों को जोड़ देंगे, लेकिन अभी आगे देखते हैं क्या है, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया तो वो सब काम रुक गया है। तो मुझे वो सब बात अलग है। अभी जब बाढ़ आ जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा, नेपाल से सारी नदियां जो है वो सब आ जाती है, तो बिहार की सब पूरा डूब जाता है वो, इतना बाढ़ आ जाता है बिहार में, फिर बंगाल में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आसाम में। तो इसी तरह से शरीर में भी इतना ज़्यादा क्लेद बन जाता है, इतना ज़्यादा, और जैसे दही का सेवन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पानी पिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा लिक्विड लिया जा रहा है, ठंडे पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, तो इससे अग्निमंदता हो रही है और पूरा क्लेद 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 हो रहा है, और शरीर में इतना ज़्यादा क्लेद हो रहा है कि मूत्र क्या है और क्लेद क्या है। जैसे कि आप लोगों ने बाढ़ में देखा होगा कि नदी क्या है, नहरें क्या है, और नाला क्या है, नाली क्या है, कुछ समझ नहीं आता है, सब एक जैसा ही हो जाता है। तो सारे स्रोतस जो है वह सब दूषित हो जाते हैं, सब क्लेद क्लेद हो जाता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि बहुद्रव गुण श्लेष्मा, अब यहाँ पे बहुत द्रवयुक्त जो श्लेष्मा बोलते हैं उसमें खासकर क्लेदक कफ जो रहता है, क्लेदक कफ कहाँ रहता है, तो हमारे आमाशय में रहता है। तो क्लेदक कफ जो रहता है, जो हमारा अन्न का क्लेदन कार्य करता है, तो वह दूषित हो जाता है। बहुत द्रव श्लेष्मा क्लेदक कफ की विकृति हो जाती है, क्लेदक कफ के कार्य से, और वो भी ज्यादा पानी 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 हो जाता है, तो द्रव गुण युक्त जो क्लेदक कफ है उसकी विकृति हो जाती है। तो प्रमेह में जो आस्य सुखम, स्वप्न सुखम, और दधिनी, ग्राम्य औदक अनुपजा रसानी पयांसी, ऐसा जो बोले, नवान्न पाद बुढ़दय कृतम च प्रमेय हेतु कफकृच सर्वम, जो ये बताया है इससे क्लेदक कफ का ही कार्य विकृत हो जाता है। और प्रमेय हेतु कफकृच सर्वम, जब ये बार बार बोलते हैं क्लेदक कफ क्लेदक कफ, तो यहाँ बहुत द्रव गुण युक्त जो श्लेष्मा है वह विकृत हो जाता है। अब यह प्रमाणता वृद्धि हो जाती है, मतलब क्वांटिटी से क्लेदक कफ ज्यादा बनता है। जैसे कि उसको अगर चाहिए 250 ml, फॉर एग्जाम्पल 250 ml क्लेदक कफ चाहिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 लीटर, इतना क्लेदक कफ शरीर में ज्यादा बन जाता है, जो जरूरत नहीं है। जिस तरह से बाढ़ का पानी एक्स्ट्रा आ गया उसी तरह से शरीर में क्लिन्नता बढ़ जाती है, पूरे शरीर में फिर क्लेदक कफ जो है वह सर्कुलेट होने लगता है, जिसको आमाशय में ही रहना चाहिए, और वो भी अपने कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए। यहाँ पर क्लेदक कफ पूरे शरीर में सर्कुलेट होने लग रहा है, और इससे क्या होता है कि वह सबसे पहले क्या करेगा, अग्निमंदता करेगा। आग जल रही है और उसमें आपने पानी डाल दिया, तो वो आग जो है वो उतना अच्छा प्रज्वलित नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा बुझने जैसा हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा ही आग रहेगा, इसीलिए यहाँ पर अग्निमंदता हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि जाठराग्निमंद हो गया, उसका इफेक्ट क्या होता है, और पूरा क्लेद पूरा बॉडी में फैल गया, एक तरह से बाढ़ आ गया, पूरा शरीर में पानी 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 पानी, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके वजह से क्या होता है कि धातु अग्नि लेवल पे, अग्नि जो है धातु के लेवल पे, रस की अग्नि, रक्त की अग्नि, मांस की अग्नि, मेद की अग्नि, रस रक्त मांस मेद, अस्थि की अग्नि, मज्जा की अग्नि और शुक्र की अग्नि, यह भी मंद होने लगती है। इससे भी सार्केट विभाजन अच्छे से नहीं हो रहा है, और शरीर में क्लेद ही क्लेद, क्लेद ही क्लेद बहुत ज्यादा होने लगता है। और क्लेदक कफ के साथ पित्त और वायु की भी दृष्टि होती है, क्योंकि ये तीनों जो दोष हैं, अगर एक दोष विकृत होगा तो दूसरा भी होगा, दूसरा होगा तो तीसरा भी होगा, क्योंकि तीनों का बैलेंस रहना जरूरी है। तो पित्त भी विकृत हो जाता है, वायु भी विकृत हो जाता है। और अब पित्त में अगर हम लोग देखेंगे तो खासकर पाचक पित्त की विकृति हो जाती है, पाचक अग्नि विकृत हो जाती है। तो धातु पोषण क्रिया जो है कि अच्छा रस धातु बनना चाहिए, आहार रस से रस धातु बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता है, उससे फिर रक्त धातु नहीं बन पाता है, मांस धातु नहीं बन पाता है, मेद नहीं बन पाता है, सब विकृत विकृत बनने लगते हैं। और मेद के बाद क्या है कि
अस्थि मज्जा शुक्र, ये सब नहीं बन पाते हैं। सब क्रिया जो है परिणमन की, जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्रिया है, वह सब बिगड़ जाती है। और क्लेदक कफ और पाचक पित्त के साथ में वायु दूषित हो रहा है, तो इसमें खासकर अपान वायु और समान वायु, क्योंकि ऐसे बोलते हैं अग्नि सखा। अग्नि सखा कौन है? तो समान वायु, वायु को अग्नि सखा बोला है। जैसे कि चूल्हा होता है, उसमें जितना ऑक्सीजन मिलता है वो अग्नि और प्रज्वलित होती है। यहाँ पर अग्नि मंद है तो वो वायु को भी विकृत करेगी, अग्नि बुझ जाता है, वहां पे कम उसका कार्य होने लगता है, क्योंकि स्त्रोतोरोध हो जाता है। तो उसके वजह, और स्त्रोतोरोध होने की वजह से क्या हो, वायु का कार्य अच्छे से नहीं हो पाता, वायु सर्कुलेट नहीं हो पाता, वायु अपना कार्य नहीं कर पाता। तो समान वायु और अपान वायु की यहाँ पर दुष्टि हो जाती है। इसके बाद में क्लेदक कफ की प्रमाणता वृद्धि हो जाती है, पाचक पित्त की विकृति हो जाती है, समान वायु की दृष्टि की वजह से धात्वग्नि मंद हो जाता है। अग्नि अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जाठराग्नि लेवल पर भी समान वायु की कार्य होता है, धात्वग्नि लेवल पे भी समान वायु का कार्य होता है, और भूताग्नि लेवल पे भी जो सूक्ष्म अग्नि है वहां पर भी समान वायु का कार्य है। तो समान वायु पूरी तरह से यहाँ पे विकृत हो जाता है, और धात्वग्नि मंद की वजह से धातु की प्रमाणता विकृत रूप से वृद्धि होती है। मतलब रस धातु भी गंदा वाला रस धातु बनेगा, विकृत स्वरूप से प्रमाणता क्वांटिटी से वह ज्यादा रस धातु बनेगा, जो जरूरत नहीं है, जो विकृत स्वरूप का है। रक्त धातु भी विकृत स्वरूप से ज्यादा बनेगा। जैसे कि बाढ़ का पानी आ गया तो जो नाले और नदी ये सब बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा पानी पानी ज्यादा हो जाता है। उसी तरह से रस विकृत स्वरूप में ज्यादा ज्यादा क्लेद युक्त हो जाता है, डाइल्यूटेड फॉर्म में हो जाता है। रक्त भी डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। मांस धातु भी जो लिक्विड फॉर्म में रहता है वह भी डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है। फिर मेद भी रहता है, और मेद जो है वह कैसे है, कफ का वो बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पे बद्ध और अबद्ध मेद, बद्ध मतलब जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जुड़ने वाले हैं, और अबद्ध में जो जुड़ने वाले नहीं है, यह ज्यादा प्रमाणता बढ़ जाते हैं विकृत स्वरूप में। उसी तरह से धातु की वृद्धि होती है तो उपचय नहीं हो पाता है, मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि एनाबोलिज्म जो होता है वह नहीं हो पाता है विकृत स्वरूप में ये सब। और ये ऐसा मॉडर्न साइंस भी मानता है कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब मेटाबॉलिज्म ही विकृत हो जाता है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये जो है यह विकृत हो जाता है, इसकी वजह से धातु जो है वो अच्छे से बन नहीं पाते। अच्छा रस धातु नहीं बनता, अच्छा रक्त नहीं बनता, अच्छा मांस नहीं बनता, अच्छा मेद नहीं बनता, अच्छा अस्थि मज्जा शुक्र नहीं बन पाता है। ये सारे विकृति होने लगते हैं, और शरीर में द्रव गुण बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा लिक्विड लिक्विड हो जाता है। और किडनीज जो है, अपनी वृक्क जो है, जो मेदव स्रोत का मूल स्थान है, वह भी विकृत, क्योंकि मेद विकृत है तो मूल स्थान भी विकृत होगा। गंगा नदी जो है, गंगा नदी अगर गंगोत्री ही दूषित है तो पूरा गंगा नदी ही पूरा गंदगी पूरा वहां आएगा। गंगोत्री को साफ रखना बहुत जरूरी है, यमुनोत्री का बहुत रखना जरूरी है। यहाँ पर वैसे वर्षा हो रहा है कि मेद धातु भी विकृत हो रहा है, और यहाँ पे मूल स्थान भी विकृत हो रहा है, बपावाहन भी विकृत हो रहा है, और वृक्क भी विकृत हो रहा है। तो वृक्क जो है वो फिल्टर नहीं कर पाते हैं, जितना भी क्लेद है उसको जैसा आ रहा है वो वैसे का वैसे ही निकाल रहे हैं, कि वो चाहते हैं कि बॉडी से वो सब निकल जाए, ताकि उनके, क्योंकि ओवरलोड का काम हो रहा है, उनको जितना काम है उससे ज्यादा रहेगा। आप लोग ही खुद सोचिए कि आप लोग को, जैसे कि आप लोग गृहिणी लोग हैं, मैं सारी स्त्री वैद्य लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग के घर में अगर कोई ना 1,000 लोग आ गए, तो आप जैसे घर में 2-3 लोगों के लिए खाना बनाती हैं, तो अगर आप पे प्रेशर आ गया कि आपको ज्यादा खाना बनाना है, तो जो आप 2-3 लोगों को इतना टेस्टी खाना बनाती हैं, अब ज्यादा लोग आ गए, बहुत ज्यादा मेहमान आ गए, तो आप लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बनाना है तो कैसे भी बनाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तो वह जो टेस्ट रहता है वह उतना शायद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टाइम कम है और ज्यादा लोगों को ज्यादा करना है। तो जैसे जैसे बन पा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग कर रहे हैं। वैसे किडनीज भी जो है उन पे ओवरलोड इतना ज्यादा आता है, जो भी आ रहा है क्लेद उस पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो जल्दी जल्दी पास कर रहे हैं। तो इसीलिए आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है, और आविल मूत्र, क्योंकि किडनीज अपना काम नहीं कर पा रही है, उस पर इतना ज्यादा ओवरलोड है, बॉडी पे इतना ज्यादा क्लेद बढ़ गया है। और मूत्रस्य क्लेद वाहनम, ऐसे बोल रहे हैं कि मूत्र जो होता है वो क्लेद को वहन करता है। इसी तरह से धातु में शिथिलता आ जाती है। धातु में अगर पानी 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 पानी, रस धातु में, रक्त धातु में, मांस में, अस्थि में, मज्जा में, शुक्र में सब पानी पानी आ जाएगा, तो धातु जो है लूज पड़ जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, दुर्बलता बहुत ज्यादा आ जाती है, उनमें इतनी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है जितना होना चाहिए। पांडु रोग में भी बोला है कि धातुओं को अगर अच्छा रस धातु नहीं मिलता है, रक्त धातु नहीं मिलता है, तो उसमें भी धातु शैथिल्यता शब्द है। और प्रमेय में भी क्लेद इतना ज्यादा होता है, इसमें भी धातु शैथिल्यता आ जाती है। उसी तरह से विकृति शरीर में द्रव गुण बढ़ने से होती है। द्रव धातु में जितने भी द्रव वाले जो
धातु है अस्थि को छोड़ के, वो सब में प्रमाणतः वृद्धि होती है। क्वांटिटिवली रस धातु जितना चाहिए, आप लोगों ने अंजलि प्रमाण में पढ़ा है कि रस धातु का अंजलि प्रमाण कितना है, रक्त का कितना है, मांस का कितना है, अंजलि प्रमाण आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो अंजलि प्रमाण में भी ये प्रमाणता बढ़ जाता है, जितना नहीं चाहिए उतना एक्स्ट्रा डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। अब इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि कितना अंजलि प्रमाण में बढ़ रहा है, पेशेंट टू पेशेंट ये पुरुषम पुरुषम विषम वा। अभी जो स्थूल रोगी है उसमें रस धातु कितना ज्यादा बढ़ रहा है इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन बढ़ जाता है। उसी तरह से कृष रोगी है, उसको रस धातु कितना विकृत स्वरूप में हो रहा है, यह पेशेंट टू पेशेंट प्रकृति के हिसाब से, देश के हिसाब से, अग्नि के हिसाब से, सत्व सात्व इन सब के हिसाब से वह डिपेंड करता है, लेकिन यह प्रमाणतः बढ़ जाता है, ऐसा आचार्यों का कहना है। और कफ भुष्ट जितने भी भाव पदार्थ हैं उनकी भी दृष्टि हो जाती है। इसीलिए प्रमेय का दुष्य संग्रह जब बताते हैं, दुष्य मतलब जब यहाँ पर जो दोष हैं जो दूषित कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, तो धातुओं को कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो धातु जो है वह उपधातु भी आ रहे हैं, धातु भी आ रहे हैं, वो टोटल 10 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं, तो मेदो अस्त्र शुक्राम्बु वसा लसिका मज्जा रसौज पिशितम च दुष्या, मतलब इसमें मेद धातु सबसे पहले बताया, क्योंकि कफ से सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है। अगर आप लोग देखेंगे कि जैसे कि मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी या फिर ये थी मुक्ति महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट होती थी, तो पाकिस्तान जो था वह अगर अटैक करता था या इंडिया पे अटैक करता था, तो जब भी शांति वार्ता होती थी तो वो लोग क्या करते थे कि हुर्रियत को बुलाते थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बुलाते थे। क्यों बुलाते थे, क्योंकि हुर्रियत के जितना भी माइंडसेट है वो कैसा पाकिस्तानी जैसा था कि वह उनके फेवर में काम करेगा। वो इंडियन थे, उनको फंडिंग मिलती थी, पूरा इंडिया से ही फंड मिलता था, मतलब उनका रहना खाना सब कुछ। लेकिन पाकिस्तानी जो डेलीगेट्स आते थे इंडिया में, जब भी इंडियन गवर्नमेंट से बात करने के लिए, तो पाकिस्तानी सबसे पहले हुर्रियत को बुलाते थे कि आप आओ, आप हो वहाँ के इंडियन हो, लेकिन आप हमारे पास आओ, आप हमारी बात रखो इंडियन गवर्नमेंट के साथ, आप इंडियन हो के भी। तो इसी तरह से जो कफ दोष है मैं आप लोग को इसलिए सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। यहाँ पे मेद धातु, मेद धातु को हमें बताना है कि मेद धातु कफ के क्लोज है। मेद है तो अपने शरीर का ही धातु, लेकिन वह कफ के क्लोज, और यहाँ पे विकृत कफ है। जिस तरह से पाकिस्तानी है, उनको हुर्रियत की जरूरत पड़ती थी इंडियन गवर्नमेंट से कन्विंस करने के लिए कि आप कश्मीर पूरा हमको दे दो, पूरा कश्मीर हमें दे दो, और नहीं तो हम आतंकवादी भेजेंगे। और ये सब गुमराह लोग हैं। हम लोग लिबरेशन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का लिबरेशन आर्मी है ये, और आप नहीं दोगे तो ये लोग भड़क के आप लोग पे अटैक करेंगे। तो हुर्रियत जैसा ही यहाँ पे मेद धातु है। असली में मेद अच्छा है, लेकिन यहाँ पे विकृत है, वो कफ दोष विकृत दोष के ज्यादा क्लोज है, उसके अटैच्ड है, इसलिए मेद धातु पे यहाँ पे सबसे ज्यादा दृष्टि होती है। और मेद के साथ में रक्त धातु, मेद के बाद दूसरा कौन क्लोज है उनके, तो रक्त धातु, क्योंकि रक्त ही पूरा शरीर में सर्कुलेट हो रहा है। फिर उसके बाद में शुक्र धातु, सबका सीक्वेंस का महत्व है, मेद धातु, रक्त धातु, फिर उसके बाद में शुक्र धातु, फिर शुक्र के बाद लसिका, लसिका मतलब जो है रस और रक्त के बीच का है, और लसिका का उल्लेख कहाँ पर आया है, तो प्रमेह में आया है। और कुष्ठ रोग में भी लसिका का है कि त्वचा रक्त मांस लसिका, ये 4 दुष्य रहते हैं, लसिका का उल्लेख है। मतलब अपने आचार्यों को लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ का मालूम था, जानकारी था, लेकिन उसको उतना प्रधानता शायद हमारे पास जो ग्रंथ है उसमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब आए थे तो उनको इस्लाम का पूरा ये प्रचार प्रसार करना था, तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरे मतलब इतना जला दिया, इतना तहस नहस किया कि 27 डेज तक लाइब्रेरी जली थी। आप लोगों को मैं एक अलाउद्दीन खिलजी का कहानी सुनाता हूँ, और उसके बाद में हम प्रमेय करेंगे, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट में मैं जब बताता हूँ ना तो जो आप लोगों को काम आएगा। एक बार क्या हुआ कि जब ये सब आ रहे थे, तुर्क लोग आ रहे थे, फिर हुण लोग आ रहे थे, फिर मुगल आ रहे थे, और अलग अलग लोग जो मंगोलियन आ रहे थे, टर्की से, ये सब जो आ रहे थे इंडिया को लूटने के उद्देश्य से आ रहे थे, क्योंकि इंडिया में गोल्ड बहुत था और इंडिया बहुत संपन्न देश था। लेकिन यहाँ पे कैसे था कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे थे। तो उस जमाने में ऐसा कानून था कि ब्राह्मण शस्त्र नहीं उठा सकते हैं, ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पे थे, लेकिन ब्राह्मण शस्त्र नहीं उठा सकते हैं, और ब्राह्मण पैसा नहीं, धन संग्रह नहीं कर सकते हैं। क्षत्रिय जो है वो शस्त्र उठा सकते हैं और वह देश की रक्षा करेंगे। उसके बाद में जो वैश्य है वो व्यापार कर सकते हैं, और केवल वही धनवान मतलब बिजनेस का कार्य कर सकते हैं।
और शूद्र जो है उनको सारा घर का काम, जितने भी और भी जितने भी काम है, दुनिया भर के जितने भी काम है सब शूद्रों पे था। लेकिन वो अस्त्र नहीं उठा सकते हैं, ऐसा था। तो जितने भी जब अटैकर्स आते थे, वो लूटने के लिए आते थे, तो केवल एक ही समाज युद्ध करता था, वो क्षत्रिय लोग थे। और ब्राह्मण लोगों को तो था ही नहीं कि आप केवल पूजा पाठ करो और पढ़ाई लिखाई करो, और आप लोगों को शस्त्र नहीं उठाना है। तो जो क्षत्रिय समाज था वो लोगों ने ऐसा रूल बनाया था। तो ये लोग जब आते थे तो अपने क्षत्रिय लोग, मतलब अगर पूरा सारा जो वर्ण अगर लड़ता, एक एक पत्थर भी मारते, तो शायद ये नहीं हो जाता। आज कैसा है कि आज जाति वर्ण ये सब बंद हो गया है। तो आज जैसे कि इंडियन आर्मी में आप देखिए, वहाँ जाति प्रथा नहीं है, वहाँ पे रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। वहाँ पे ये नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा, सब समान है और सब युद्ध करते हैं बराबर। जैसे कोई भी बाहर का आदमी आया, तो पाकिस्तान का अटैक हुआ, चाइना का अटैक हुआ, तो सब लोग आते हैं, साथ में आते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि क्षत्रिय लड़ेगा, कि ये लड़ेगा, कि वो लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है नियम। तो उस जमाने में क्षत्रिय लोग ही लड़ते थे, इसलिए वो इतने ताकत, इतना संख्या में नहीं थे कि वो मुगलों का या बाहरी लोगों का मुकाबला कर पाए। ठीक है। उसके बाद में जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ, तो क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी का पूरा राज्य हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि हमें ना पूरा ये पूरी दुनिया में हमें इस्लाम को काबिज करना है, और हमें जितने भी मंदिर हैं उन सबको नष्ट करना है, किताबों को नष्ट करना है, पूरा हिंदू धर्म को नष्ट करके इस्लामीकरण करना है पूरे भारत को, और बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट करना है। साम दाम दंड भेद नीति, जो लोग खुशी से हो रहे हैं खुशी से हो, नहीं तो काट दो। जो पैसा लेके कर रहे हैं उनको दिनार दिया जाता था, पैसा लेके आप कन्वर्ट हो जाओ, मतलब इस्लाम 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 होना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि अलाउद्दीन, मैं जो मेन बात है वो मैं बताऊंगा। तो एक बार क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो मगध में थे। बिहार जो था बहुत ज़्यादा संपन्न था, नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह था उस समय, बहुत ज़्यादा मतलब संपन्न देश था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे वैद्य लोग जो थे, बहुत ज़्यादा ये थे, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चिकित्सा में परफेक्ट थे। तो अभी अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़े, तो उनके हकीम लोग भी आए, तो वो बोले कि हम चिकित्सा तो करेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ कुछ दवाइयाँ नहीं हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे देश में आए, यहाँ पे इंडिया से हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है जो यूनानी मेडिसिन को ज़रूरत है। और ये सब लोग लुटेरे लोग आते थे। तो ऐसा बोला गया कि एक ना यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे इंटेलिजेंट वैद्य लोग हैं, आयुर्वेद का चिकित्सा करते हैं, तो उनको बुलाया जाए। तो इसने बोला कि आप लोग ना, मतलब इस्लाम में ऐसा है कि गोमूत्र का प्रयोग निषिद्ध है। तो उन लोगों के दिमाग में ऐसा डल दिया था कि आयुर्वेद की चिकित्सा में गोमूत्र का यूज़ किया जाता है, गोबर का रस का किया जाता है। तो उसने वैद्य को बोला कि देखो, मैं तुम्हारे देश में आया हूँ, मैं बीमार हूँ। उसने डायरेक्ट वार्न किया कि मैं बीमार हूँ, तुम मुझे ठीक करो, लेकिन तुम कुछ ऐसे मंत्र करो या फिर कुछ धुआं वगैरह दो, लेकिन तुम्हारा दवाई नहीं मुझे चाहिए। उन्होंने स्ट्रिक्टली उसको बोला। तो वो बोले ठीक है, हम सोच के बताते हैं। फिर वो गए, नालंदा के जो बड़े बड़े वैद्य थे, तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको एक किताब पढ़ना पड़ेगा। और आपको किताब पढ़ना है ना, तो आपको क्या करना है कि ऐसे वो मतलब नियम बताया कि वो जो भुर्ज पत्र से किताब है, उसको जीभ से थूक लगा के फिर आपको पलटना है, फिर वो पढ़ना है, फिर ऐसे पलटते पलटते आप ऐसे करते जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो थूक केवल बदलते जाइए आप, और आप केवल आपको ना इतना इससे प्रभाव पड़ेगा। वो किताब जो है वो जादुई किताब है। तो इस्लाम को मानने वाले लोग को ये मालूम है कि जिस तरह से कुरान आया है वह भी एक जादुई किताब है। तो उन लोगों को लगा कि जरूर किताब में है, इसमें कुछ तो खाना नहीं है, और कुछ मेडिसिन तो ये दे नहीं रहे, गोमूत्र वगैरह। तो उसने कहा कि ठीक है। तो ना वह इतना मतलब किताब उन्होंने दिया, ऐसे लेके आए, वो उनके राजमहल में लेके आए। तो वो किताब पढ़ने लगा और थूक लगा के पेज पलटते गया, फिर थूक लगा के पलटते गया, फिर थूक लगा वो पलटते 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 वह ठीक हो गया। इतना फास्ट रिजल्ट आया कि उसकी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। उसको इतना अच्छा लगा कि मैं क्या क्या हो गया, मुझे इतनी ताकत भी आ गई, किताब पढ़ते पढ़ते मुझे इतना ताकत आ गया। तो उसने वैद्य को बुलवाया कि आप आओ और बताओ कि आपने ठीक कैसे किया। तो उसने कहा कि प्रभु, हम चाहते थे कि आप ठीक हो जाइए। बोला नहीं, तुम बताओ, नहीं तो हम तुम्हारा ना गला काट देंगे, तुम बताओ बस कि तुमने हमें ठीक कैसे किया।
ऐसी कौन सी जादुई किताब है? हमारे इस्लाम में कुरान है, वो इतना आसमान से अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारी कौन सी किताब है? तो वो जो था वो डरपोक था कि ये मुझे मार देगा, तो उसने बता दिया कि मैंने ना किताब के पन्नों में औषधि लगा दी थी, तो आप जब भी थूक लगा रहे थे ना, जीभ से जा रहा था, और वो रसकल्प था वहाँ पे, मतलब रसकल्प उसने चिपका दिया था पूरा। ऐसे उसने उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी कि किताब के पन्नों में ही रसकल्प को ऐसे लगा दिया, और जो रसनेंद्र से जो ग्रहण होता है, ऐसा उन्होंने दिव्य दवाइयाँ दी थी। अब रसकल्प पन्ने को ऐसे पलटते पलटते वो करते करते वो ठीक हो गया। अब उसको इतना गुस्सा आया कि मैंने तो मना किया था कि तुम अपनी दवाई नहीं दोगी, और तुम छल से मुझे ऐसे कर रहे हो। अब अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया। उसने क्या किया कि ये लोग ना बहुत छल कपटी हैं, ये जो हैं, हमें गोमूत्र पिला दिया है। उसने पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया और जला दिया, और 27 दिन तक अपनी किताबें जली। 27 डेज तक अपनी लाइब्रेरी जल रही थी। सारे वेद पुराण, आयुर्वेद की किताबें, एनाटॉमी की किताबें, सर्जरी की किताबें, सब जला दिया उसने। और जितने भी वहाँ पंडित थे सबको मार दिया, जो भी विद्वान लोग आते थे। और उस टाइम पे विद्वान लोग जापान से आते थे, इंडोनेशिया से आते थे, चाइना से आते थे, सब पढ़ने वाले आते थे, सबको उसने मार दिया कि तुमने मुझे गोमूत्र पिला दिया, और इस्लाम में इसको हराम माना जाता है। तो ये कहानी है। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ से वहाँ चला गया, असली में लसिका का उल्लेख अपने ग्रंथों में था, लेकिन आज के जमाने में जो उपलब्ध ग्रंथ है उसमें लसिका व स्त्रोतस का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। हमें लसिका केवल प्रमेह में मिलता है, कुष्ठ में मिलता है। तो इसमें बोला है कि मेद धातु विकृत होता है, रक्त धातु विकृत होता है, शुक्र धातु विकृत होता है। फिर लसिका का उल्लेख है, चौथा नंबर पर लसिका को स्थान है। फिर उसके बाद में वसा, जितना भी बॉडी का फैट्स है वह वसा। और फिर मज्जा, मज्जा धातु इसमें विकृत होती है। वसा जो है वो उप धातु है, मांस का उप धातु है। और उसके बाद में रस, रस का स्थान देखिए, नौवां स्थान रस का है, पहला रस का नहीं है, पहला मेद का है। एफिनिटी टू वर्ड्स, एफिनिटी जिसके पास होती है, तो कफ की एफिनिटी मेद के पास है। जैसे कि मैंने हुर्रियत का एग्जांपल दिया कि पाकिस्तान डेलीगेट्स को बात करना था, तो हुर्रियत को बुलाते थे कि आप हमारा पक्ष इंडियन गवर्नमेंट के पास रखो कि कश्मीर पे बात करें, हमें पूरा कश्मीर चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से मेद धातु का पहले है स्थान, फिर रक्त धातु का स्थान है, फिर शुक्र धातु का स्थान है। जो जो एफिनिटी है जिसके पास वो अपना विकृति कर सकता है, मेद धातु, रक्त धातु, शुक्र धातु, लसिका, वसा, मज्जा, रस, और लास्ट में ओज धातु। ओज जो है वो सार भाग है, वो उसका स्थान 10वां स्थान है। या प्रमेय के दुष्य होते हैं, टोटल 10 तरह के दुष्य होते हैं। चरकाचार्य जी ने इस पे खास बोला है कि मेद जो है बद्ध है और अबद्ध है। मेद जो है वह दो टाइप का बताया, जो सेल्स मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कॉम्पैक्ट होते हैं, जुड़ जाते हैं, उनको बद्ध बोला है, और जो नहीं जुड़ते अबद्ध बोला है। तो यहाँ पर ये सारे विकृत हो जाते हैं पूरा, क्योंकि क्लेद 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 क्लेद, पानी 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 इतना ज्यादा हो जाता है। उसी तरह से प्रमाणता वृद्धि हो जाती है, शिथिलता बहुत ज्यादा आ जाती है। यही चरकाचार्य जी की अपेक्षा है यहाँ पर। फिर उसमें क्या होता है कि रस और रक्त आदि में इतना ज्यादा द्रवत्व होता है, तो बहुता हो जाती है बहुत ज्यादा। तो बॉडी क्या करती है, जो भी चीज ज्यादा है उसको निकालने का कोशिश करती है कि हमें नहीं चाहिए ये चीज। जैसे कि आपके घर में बहुत सारा मच्छर आ गए, तो आप क्या करेंगे कि मच्छर को निकालने का कोशिश करेंगे। आप थोड़ी ना रखेंगे कि मच्छर हमारे पास ही रहे, हमारे घर में ही रहे, ऐसा नहीं चाहेंगे आप, मच्छर को निकालने का। इसी तरह से शरीर में क्लेद इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि बॉडी एक्सपेल करना चाहती है। इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुमूत्रता, आविल मूत्रता, ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुमूत्रता जो है, यह सिम्टम्स जो है, यह टिपिकल सिम्टम बताएं। फिर इसमें जो घन धातु हैं, स्थिर धातु हैं, जो मतलब पार्थिव धातु हैं, उसमें भी विकृति आ जाती है। मेद और मांस, इसमें जो ये रहता है, उसमें भी शिथिलता आ जाती है, लूज पड़ जाता है बहुत ज्यादा। प्रामाणिक होने की वजह से अबद्धत्व, मतलब जो कॉम्पैक्टनेस है वह लूज हो जाता है, वो सब इधर उधर तैरने लगते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा क्लेद 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 हो गया, तो घर जो है हमारा वह भी पूरा ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और पूरा पानी में बहने लगेगा, घर के सामान भी इधर उधर फैलने लगेंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक तरह से बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने की वजह से प्रमेय में ये सारा प्रॉब्लम होने लगता है। और असहतत्व, जो कॉम्पैक्टनेस है, जैसे कि मेरा ये मोबाइल का चार्जर है, ये कॉम्पैक्ट है, सहत्व है यहाँ पे।
अगर ये लूज पड़ेगा तो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर असहत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्लेद क्लेद की वजह से लूजनेस आ जाता है। ये तो नॉन लिविंग चीज है, अपने सेल्स तो लिविंग है वो पूरा अंदर, तो यहाँ पे असहत्व बहुत ज्यादा क्योंकि क्लेद 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 हो जाता है। तो इस तरह से शिथिलता, यह संप्राप्ति होने लगती है। कल मैंने आप लोगों को संप्राप्ति जैसे कि बताया था कि यहाँ पे त्रिदोष की दृष्टि होती है। अब यहाँ अगर हम कफ की तरफ देखते हैं तो क्लेदक कफ की दृष्टि होती है, क्लेदक कफ का द्रव गुण का वृद्धि हो जाता है, अग्नि मान्यता होता है, धातु अग्नि मान्यता होता है, धातुओं का पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है। सब द्रव धातु जो है, लिक्विड वाले धातु हैं, जैसे कि मेद है, रक्त है, शुक्र है, लसिका है, वसा है, मज्जा है, रस है, ओज है, यह सब प्रमाणता वृद्ध हो जाते हैं। और अबद्धत्व और असहत्व, अबद्धत्व मतलब जो कॉम्पैक्टनेस है जुड़ने का, वह दूर हो जाता है, असहत्व भी दूर हो जाता है। और बहुत ज्यादा क्लेद क्लेद होने से धातुओं में शिथिलता हो जाती है, और मांस और कफ भुज जितने भी धातु बढ़ जाते हैं और प्रमेह व्याधि हो जाती है। शरीर में क्लिन्नता बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्लिन्नता बढ़ने से क्लेदोत्पत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्लेद विसर्जन होने लगता है बहुत ज्यादा मूत्र द्वारा, और मूत्र की प्रमाणता वृद्धि हो जाती है, और इसकी वजह से प्रमेह व्याधि हो जाती है। इसी तरह से पित्त की तरफ अगर हम देखते हैं तो पित्त की दृष्टि होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वो पाचक पित्त को बहुत ज्यादा विकृत कर रहा है, पाचक पित्त की दृष्टि हो जाती है, पाचक अग्नि विकृत हो जाता है, धातु पोषण नहीं होता है, धातु का परिणमन नहीं हो पाता है, और क्लेद उत्पन्न होने की वजह से वहां पे क्लेद विसर्जन बहुत ज्यादा होता है, और पित्त के कलर आके हरिद्र में, नील में, मंजिष्ठ में, ये सब इस तरह का कलर आके कलर जैसे जैसे दोष दूषित संरचना होगी वैसे वैसे कलर आके पित्त की संप्राप्ति होके पित्तज प्रमेय में 6 तरह के पित्तज प्रमेय हो जाता है। और इसमें अधिक धातु अग्निमंद होता है, अपाचित धातु उत्पन्न होते हैं, अपाचित कच्चे कच्चे धातु उत्पन्न होते हैं, धातु में शिथिलता होती है, प्रमेह व्याधि हो जाती है। और वायु की तरफ देखेंगे तो वायु की दृष्टि होती है तो समान वायु और अपान वायु की दृष्टि अधिक हो जाती है। अपान वायु को इतना फोर्स काम करना पड़ता है, उसको केवल क्लेद को निकालना है, वो नॉर्मल काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोई इंसान है, कोई पुलिस है, सपोज कोई पुलिस है और उसको बंदोबस्त की ड्यूटी है, संडे को भी उसको बंदोबस्त का ड्यूटी है, उसको 24 आवर्स कंटिन्यू काम करना पड़ रहा है। तो इसी तरह से अपान वायु पे इतना लोड प्रेशर पड़ जाता है कि उसको मूत्र को बाहर फेंकना है, तो वो विकृत हो जाएगा, वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है। समान वायु को भी है कि पाचक पित्त विकृत है और उसका कार्य भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, समान वायु भी अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर पाता है। अपान वायु भी जो है वह अपना कार्य नहीं कर पा रहे, वो स्थिर नहीं रहते, विकृत हो जाते हैं, और विकृत होने की वजह से बार बार प्रभुता विलमूत्रता, इतना प्रेशर आता है, इतना प्रेशर आता है कि बार बार वो फेंकते जाता है, फेंकते जाता है। ये पॉलीयूरिया की कंडीशन अपान वायु की दूषित, मतलब उसको इतना ज्यादा एक्सर्ट किया जाता है, बॉडी एक्सर्ट कर देती है, जबरदस्ती उसको काम करना पड़ता है, ये ऐसे कंडीशन हो जाती है। अब ये दोष दुष्टि हो जाते हैं तो सारा दोष जो है शिथिल होकर पूरा शरीर में दोष जो है वो संचार करने लगते हैं, दुष्य भी शिथिल हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और मेद से मिलकर और विकृति उत्पन्न हो जाती है, मांस की, शुक्र की, फिर वसा की, लसिका की, और दुष्यों की भी विकृति हो जाती है। क्लेद भी अधिक प्रमाण में प्रमेह में बढ़ता जाता है, क्लेद अधिक बढ़ता जाता है तो विसर्जन के लिए अधिक प्रमाण में मूत्रोत्पत्ति भी होती है, प्यास बहुत ज्यादा लगता है, बार बार पॉलीयूरिया हो रहा है तो क्लेद बनना भी है और निकलना भी है, तो ऐसा कंडीशन हो जाता है। अपाचित धातु नहीं बनेंगे, सब विकृत स्वरूप में सारा काम होने लगता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, सारा काम छोड़ छाड़ के केवल युद्ध में वो लोग लग गए हैं, तो विकृत कार्य हो रहे हैं ना, सारा एम्यूनेशन फैक्ट्री में उनके केवल पूरा इकोनॉमी डाउन है, लेकिन उनको रशिया को यूक्रेन को हराना है, यूक्रेन को रशिया को हराना है, बाकी देश बर्बाद हो रहे तो हो रहे हैं। इसी तरह से बॉडी में सब विकृत 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 कार्य होने लगते हैं, ऐसा हो जाता है। क्लेद, रस, मांस, मेद, इनकी दृष्टि से मूत्र व स्रोतस में विकृति हो जाती है, प्रमेह को उत्पन्न कर देता है। संक्षेप में अगर हम लोग देखें तो दोष में अगर क्लेद कफ देखें तो क्लेदक कफ की दृष्टि हो जाती है, पित्त में देखें तो पाचक पित्त की दृष्टि हो जाती है, समान और अपान वायु की दृष्टि हो जाती है। दुष्य अगर देखेंगे तो मेद धातु, मांस, लसिका, मज्जा, रक्तादि धातु, ये सब दोष 10 हैं। स्त्रोतस देखें तो मेदो व स्त्रोतस और मूत्र व स्त्रोतस, मेदो व स्त्रोतस यहाँ पे ज्यादा दुष्ट होता है क्योंकि कफ की एफिनिटी मेद पे है, जो मैंने हुर्रियत का एग्जांपल दिया, तो मेद की एफिनिटी है, इसलिए मेदो व स्त्रोतस और मूत्र व स्त्रोतस की दृष्टि होती है। उद्भव स्थान जो है अंतकोष्ठ है, संचार है तो ये रसायनिनम दौर्बल्यत न ऊर्ध्वम उत्तिष्ठति प्रमेहणाम दोषाः, मतलब इसमें जितने भी रसायनियां हैं अपने, जितने भी स्त्रोतस की रसायनियां उसमें दुर्बलता आ जाती है और वह प्रमेह के सारे दोष दुष्य को पूरी तरह से दूषित कर देती है।
इसके व्यक्ति होते हैं मूत्र मार्ग से और बस्ती से हमें पता चलता है। और आगे जो है, या मैं कल आप लोगों को मधुमेह की भी संप्राप्ति बताऊंगा, और हम लोग इसके सब टाइप जो है, कपच प्रमेह क्या है, पित्तज प्रमेह क्या है और वातज प्रमेह क्या है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग चिकित्सा, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है चिकित्सा है, वो देखेंगे। और फिर योग देखेंगे, बहुत सारे अनुभूत योग भी देखेंगे, क्लासिकल योग भी देखेंगे। ऐसा हमारा सीरीज चलते रहेगा। तो अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप लोग के जो भी प्रश्न है, शंका है, वो आप लोग कृपया पूछिए। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आयुष दर्पण के सम्मानीय चिकित्सक हैं। अभी देखिए आप लोग कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न ये सब लिखे हैं। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं एक मिनट स्क्रॉल कर रहा हूँ। प्रशांत वाघेला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैंने सरल भाषा में आप लोग को समझाने का कोशिश किया। हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमें इतना सरल भाषा में नहीं समझाया जाता था। हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता था लेकिन इतना टफ लैंग्वेज में बोला जाता था, शिथिलता, ये सब कुछ समझ नहीं आता था। ऐसा लगता था सब ऐसे बाउंस हो रहे हैं। इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा लेक्चर कोई नॉर्मल इंसान भी सुनेगा ना तो उसको भी समझ आ जाएगा, ऐसे मैंने बताया। डॉक्टर रवि जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आलोक कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं कि प्रचुरम भ्रमरम भ्रमवाम मेहति मूत्र त्यागम वारम वारम वाम मेहति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे सप्रमेह। इन्होंने देखिए निरुक्ति बता दिया है। प्रचुरम वारम वारम वाम मेहति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे सप्रमेह। बहुत बढ़िया बताया आपने। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच वैसोप्रेसिन डेफिशिएंसी लार्ज अमाउंट ऑफ टेस्टलेस यूरिन इन विच डिजीज दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। बहुत अच्छा बताया। इंसिपिडस का थोड़ा स्पेलिंग देखिएगा सर, थोड़ा गलत है। इंसिपिडस का स्पेलिंग है INSIPIDUS। उसका आप स्पेलिंग थोड़ा देखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है सर। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ममता शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर माधव मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि नमस्कार सर, सिस्टैटिस में श्वेत परपटी का डोज क्या होगा? एक एक चुटकी या आधा आधा चुटकी इतना ही देना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर प्रीति महेश्वरी जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, कोरोना के मेडिसिन से जिन्हें डायबिटीज है उनकी संप्राप्ति का वो भी आगंतुक कारण है। कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी, अग्निमांद्यता करने वाले सारे हेतुओं का सेवन हुआ कि आप दूध खाओ, दही खाओ, दिन में सो जाओ, हाई प्रोटीन चीज खाओ। अग्निमांद्यता तो हुआ ही ना, बहुत ज्यादा द्रव पदार्थ तो दिया ही गया ना कि आप बहुत ज्यादा फ्रूट जूस लो, सारा हित। और दिन भर बैठे रहो, एक्सरसाइज मत करो, सेंट्रेटरी लाइफस्टाइल। आज से सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य औदकापन उपरसाहा पयांसी, जो जो हेतु बताए वही चीज है। आप बस कोरोना का नाम बोल रहे हैं, कोरोना के मेडिसिन से नहीं हुआ। कोरोना के टाइम पे जो आहार और विहार दिया गया कि केवल कोरोना टाइम पे पूरा लॉकडाउन हो गया, घूमना नहीं है, फिरना नहीं है, बैठे रहो, सारा सारा हेतु ना प्रमेह का ही हेतु आहार विहार दिया गया, उसके वजह से डायबिटीज हुआ। ठीक है, कोरोना के मेडिसिन से नहीं हुआ है कभी भी। और कोरोना के मेडिसिन क्या है आप बताइए, क्या मेडिसिन है? कुछ मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन जो दिया गया हाइड्रोक्लोरिकोन वगैरह वो सब ऐसे ही दिया गया, मेन और सिम्टोमेटिकली दिया गया। फीवर के लिए पैरासिटामोल ही दिया गया, मेडिसिन से नहीं हुआ है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट से नहीं हुआ है, वो आहार विहार प्रमेह का ही हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है। बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम मैम नमस्ते प्रणाम आपको। सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं कि 3 P's ऑफ डायबिटीज, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडेस्पिया। बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत अच्छा बताया आपने। रमन गर्ग जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, डायबिटीज पेशेंट प्यास भी ज़्यादा नहीं और मूत्रकृचित है और वेट लॉस हुआ है, इसको कैसे देखें? आप ना जो एक तो पहले डायबिटीज पेशेंट है कि नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ प्रमेह व्याधि, आप बोल रहे हैं मधुमेह, डायबिटीज पेशेंट, तो इसमें मूत्रकृचित है तो वो पानी कम पी रहे हैं, वेट लॉस हुआ है, तो ये कृष प्रमेही उसके अंडर में आता है। और अपतर्पण जन्य जो है मधुमेह, ये हुआ है मधुमेह धातुष्यात्मक हुआ है। या मैं कल बताऊंगा आप लोगों को कि धातुष्यात्मक संप्राप्ति कैसे होती है। मैं आज बता रहा था प्रमेह, प्रमेह पूरा व्यापक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में प्रमेह व्याधि है, उसका एक टाइप है मधुमेह। और मधुमेह भी आवरणजन्य होता है और धातुष्यात्मक होता है। तो जो आप बोल रहे हैं वो कृष प्रमेय है और आवरणजन्य अपतर्पण जन्य व्याधि है।
ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। डॉक्टर नवजोत कहलोन मैम नमस्ते प्रणाम आपको। निक पाटिल जी बोल रहे हैं कि सर स्मृति सागर रस पित्त पेशेंट में दिया तो पेट दर्द कैसे है, किसके साथ है? आपने अग्नि मान्यता को ठीक नहीं किया, आपने हेतु और संप्राप्ति लक्षण ये नहीं देखा। अग्नि मान्यता में कोई भी दवाई देने से पेट दर्द होता ही है। आप पहले उनका पूरा हेतु देखिए और क्या खाना पीना है। अगर दाल के साथ स्मृति सागर रस खाएंगे और नॉनवेज के साथ स्मृति सागर रस खाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का स्मृति सागर रस खाएंगे, पूरन पूड़ी के साथ स्मृति सागर रस खाएंगे, तो पेट दर्द तो होगा ही ना। अगर मलावष्टम में और आपने स्मृति सागर रस दिया, पेट दर्द होगा ही। मूली का अचार बुत खाया या मूली खाया और स्मृति सागर रस, उनका खान पान तो आप ठीक करिए, फिर पेट दर्द नहीं होगा। सो मिश्रा जी बोल रहे हैं कि 10 8 हुए, 10 नहीं हुए। मेद रक्त शुक्र लसिका वसा मज्जा ओज, इसमें मांस धातु भी है और रक्त धातु भी है सर। रक्त और मांस ये मेरा रह गया था बोलते टाइम, मैं पढ़ाने के उसमें था। मांस धातु भी है और रक्त धातु भी है, टोटल 10 हो गए। सरोज मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर विकास जी थैंक यू, प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सामान्य चिकित्सक हैं। हम लोग आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, दिल से रेस्पेक्ट करते हैं। आप लोग ना अभी 8:15 बजे जो इंटरेक्टिव सेशन होगा आयुष दर्पण पे, उस पर ज्वाइन होने के लिए मुझे आप मैसेज करिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा जूम का। एक मिनट, ये थोड़ा हैंग हो रहा है, एक मिनट, ये थोड़ा हैंग हो रहा है। थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है यहाँ पर, जब भी लेक्चर खत्म होता है ना तो थोड़ा ये हैंग होने लगता है। डॉक्टर सुनील कट्टी जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग जो जूम में ज्वाइन होके हमारे साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, डाउट क्लियर करना चाहते हैं, या फिर अपनी सक्सेस स्टोरीज बताना चाहते हैं आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे, तो आपका सभी का स्वागत है। आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको लिंक और पासवर्ड आईडी देता हूँ। आप लोग को नोट्स भी चाहिए तो आप लोग यहाँ मुझे मैसेज करिए, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। तो प्रणाम सभी लोगों को, हम लोग कल मिलेंगे प्रमेय पार्ट 3, उसमें हम लोग मधुमेह के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम।